स्वयं प्रभा के शैक्षिक कार्यक्रम में आज निबंध कैसे लिखें इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप सबके सामने विवेक सिंह उपस्थित हूं और इस विषय पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे कि किसी भी निबंध में समय सीमा के अंदर कैसे अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि निबंध की या किसी भी विषय की कोई सीमा नहीं होती है। जब हमारे मन में भाव और विचार आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करने का मन करता है, लिखने की इच्छा होती है। और यदि हम एक लेखक हैं तो हमारे पास एक छूट। उदाहरण के लिए, अगर आप निबंध अपनी कक्षा की बुलेटिन के लिए, स्कूल की मैगजीन के लिए लिख रहे हैं तो आपके पास बहुत स्वतंत्रता होती है कि आप उसे 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज का भी निबंध लिख सकते हैं। परंतु जब यहाँ पर हम लोग अपना ध्यान आगामी परीक्षाओं के लिए या किसी भी परीक्षा में केंद्रित कर रहे हैं जहाँ पे 3 घंटे में आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना होता है, उसमें निबंध भी लिखना होता है, तो हमारे पास एक समय की सीमा होती है। तो मैं आज निबंध की प्रमुख विशेषताओं और उसे लिखने के तरीके, वो भी एक निश्चित शब्द सीमा और समय सीमा कैसे लिखें, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वस्तुतः निबंध क्या होता है। एक सामान्य सी धारणा है कि किसी विषय में जानकारी देने वाले किसी लेख को निबंध कहते हैं और ज्यादातर विद्यार्थी इसी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर के निबंध लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ सावधानी ये रखनी है कि लेख और निबंध में थोड़ा सा अंतर होता है और उसे हमें आज सीखना है तो हम एक बेहतर निबंध लिख सकेंगे। जैसे कि हम चर्चा करें कि निबंध के अनेक प्रारूपों में से कौन सा प्रारूप सही है, वह जानने के लिए हम सबसे पहले एक अच्छे निबंध के कौन से गुण होते हैं, एक निबंध किसे कहते हैं, इस पर चर्चा कर लें तो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निबंध किसे कहते हैं। तो निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जो विभिन्न धारणाओं पर आधारित होती है। इसमें विषय वस्तु भी होती है और तो सबसे पहले हम विषय वस्तु और व्यक्तिकता के बीच के संबंध को समझने के लिए निबंध क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो निबंध जो शब्द है वो नि उपसर्ग से बना हुआ है। संस्कृत का नि उपसर्ग। नि उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छे से, और बंध मतलब आप जानते हैं बंधा हुआ। तो निबंध का सही अर्थ हुआ अच्छे तरीके से बंधा। क्या बंधा हुआ? विचार और विषय बंधे हुए, अच्छे से बंधे। अर्थात निबंध में हमें विषयानुकूल भाषा रखनी चाहिए, परस्पर बुझे हुए वाक्य रखने चाहिए, विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। इन्हीं 3 विशेषताओं को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी भाषा कसी हुई नहीं होती, कसी हुई भाषा का अर्थ ये कि आप जो कहना चाहते हैं वो कम से कम शब्द में कह सकें, तो वह एक अच्छा निबंध कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख निबंधकार हैं और उनका एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है श्रद्धा भक्ति। उसमें श्रद्धा और भक्ति दो मिलते जुलते भावों से के बारे में निबंध लिखा गया है
और पहली ही लाइन बहुत ही कसी हुई भाषा में लिखी गई है, यदि श्रद्धा जागरण है तो, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। अब ये जो पंक्ति है ये एकदम कसी हुई भाषा में लिखी गई, बहुत सारी बातें इसी के बीच में आ गई। इस तरीके से अच्छा निबंध लिखा जा सकता है, अर्थात हम भाषा को कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात लिखने के योग्य कराएंगे तो ही एक अच्छा निबंध लिखा जा सकेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, परस्पर गुथे हुए वाक्य। इसका क्या अर्थ होता है? हमारे दोनों वाक्यों के बीच में विषयांतर नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी विषय के बहुत सारे बिंदु होते हैं और पहला वाक्य किसी बिंदु पर बात कर रहा है, दूसरा वाक्य किसी बिंदु पर बात कर रहा है और पहला वाक्य फिर पहले, तीसरा वाक्य फिर पहले बिंदु पर बात कर रहा है। इसे कहते हैं विचारों की विशृंखलता। ये नहीं होनी चाहिए, अर्थात एक विचार से दूसरा विचार निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए। यह एक प्रमुख बात हमें निबंध पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी परस्पर गुथे हुए वाक्य होने चाहिए, विचारों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, विचार आपस में अच्छे तरीके से जुड़े हुए होने चाहिए, तो ही निबंध रोचक लगेगा, अच्छा लगेगा। तीसरा जो निबंध की विशेषता होती है वह विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होता है। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण होना चाहिए ताकि निबंध में विशृंखलता ना आए, बिखरा हुआ ना रहे। परंतु ये विशेषताएं जिनकी तीनों की चर्चा करी अच्छी, और ये तीनों विशेषताएं अच्छी तरीके से बंधा हुआ जो वाक्य इस पे ही केंद्रित है। अब हम ये देखते हैं कि यह विशेषता तो एक लेख में भी होती है, क्या नहीं? प्रत्येक लेख निबंध होता है? नहीं। जैसे लेख का तात्पर्य, जैसे रिसर्च पेपर, शोध लेख, उसमें बहुत अच्छी जानकारियां होती हैं पर वो निबंध नहीं होता, क्योंकि उसमें एक चीज की कमी होती है। वो क्या कमी होती है? जो ये नीचे मैंने चर्चा की, वैयक्तिकता की कमी होती है। और वैयक्तिकता को सरल हिंदी में कहें तो निजीपन, अपनी शैली, यानी अपनी शैली में निबंध लिखा होना चाहिए। जो आपका शोध पत्र होता है उसमें निजता नहीं होती, शैली नहीं होती है शोध प्रबंध में, इसलिए उसे अच्छा निबंध नहीं कहते। मैंने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि क्या लेख और निबंध एक ही होता है? नहीं। तो दोनों में अंतर क्या होता है? यही वैयक्तिकता, अपनी शैली होना, अपना पुट दिया जाना नहीं होता है। लेख में ज्ञान होता है, जानकारी होती है, लेकिन कला नहीं होती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने निबंध में अपनी शैली विकसित करें, और ये अभ्यास से आती है। तो हमें निश्चित रूप से कुछ निबंधों का अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करने में निबंध लिखने से पहले हमें उस विषय पे जानकारी एकत्र करनी चाहिए, और जानकारी को अपने ढंग से अगर हम लिखेंगे, अपनी शैली में लिखेंगे, किसी गाइड और से कॉपी करके नहीं लिखेंगे, तो ही अपनी शैली निजीपन आएगा, उसमें कलात्मकता आएगी। अन्यथा अगर जानकारी सही भी है तो वह एक लेख बन के रह जाएगा, निबंध नहीं बनेगा। अगला विषय हम लेते हैं, अगला पॉइंट जिस पर हमें निबंध पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि इन्हीं तीनों पॉइंट को हमने समाहार करने की कोशिश की कि निबंध के प्रमुख बातें क्या होती है, और उसकी परिभाषा बन गई कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, इसमें निजीपन होता है, इसलिए यह सजीव होता है, कलात्मक होता है। यही मोटे रूप से निबंध होता है। अब हम बात करेंगे अच्छे निबंध के क्या गुण हैं। तो हम देखते हैं अच्छे निबंध के गुण। पहला गुण, निबंध में विचार और भाषा दोनों में ही कसावट का गुण होना चाहिए, भाषा कसी हुई होनी चाहिए। यह चर्चा हमने की, बहुत विस्तार से भी हमने इस पर चर्चा की। दूसरा गुण, वाक्यों में एक तारतम्यता होनी चाहिए जो विचारों को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए। हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसके सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले एक बिंदु को पूरी तरह व्याख्यायित करें, अच्छे से बताएं,
और उसको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। इसे विषय प्रवर्तन भी कहते हैं, विचारों का विकास भी कहते हैं, अर्थात उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहला पॉइंट पहले लिख दिया, फिर तीसरा पॉइंट लिख दिया, फिर दूसरा पॉइंट लिख दिया, इस तरह से बात नहीं बनती है। अभी हम एक अच्छे निबंध को सामने रखेंगे, तब इस विषय पे और चर्चा करेंगे कैसे ये निबंध क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, जब हम एक उदाहरण के रूप में एक निबंध आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब एक और विषय आता है संतुलन। जब हम कह रहे हैं कि सभी बिंदुओं का उस विषय पर, दिए गए विषय पर सभी बिंदुओं का विवेचन होना चाहिए, तो संतुलन होना चाहिए। सारे विषयों को, सारे बिंदुओं को उसमें उसकी चर्चा होनी चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए अगर हम एक उदाहरण देते हैं कि ग्रामीण जीवन की क्या विशेषताएं हैं, तो ग्रामीण जीवन की अच्छाइयों पर चर्चा होनी चाहिए और उसकी कमियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये एक संतुलन है। या भारत की वर्तमान आर्थिक नीति या विदेश नीति, इसकी अच्छाई भी बताई जानी चाहिए और कमियां भी बताई जानी चाहिए, तो ही संतुलन होगा। आगे बढ़ते हैं। निबंध में पैराग्राफ बदलने चाहिए, ताकि एक पॉइंट जब आप एक बिंदु पर चर्चा कर लें तो पैराग्राफ समाप्त करें। और पैराग्राफ समाप्त करने के बाद आप शीर्षक भी लिख सकते हैं, और बिना शीर्षक वाला निबंध भी अच्छा माना जाता है। दोनों ही विषय, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, परंतु यह पता होना चाहिए कि एक विषय बिंदु चर्चा कहाँ खत्म हुई और दूसरी कहाँ शुरू हुई, तो वहां पे पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, अनुच्छेद आपका बदल जाना चाहिए। और उस अनुच्छेद का अगर आप शीर्षक भी लिख दें तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा कि आप शीर्षक से अपने आप वो अनुच्छेद बदल ही जाता है। तो इस तरीके से अच्छे निबंध के ये गुण है, इन बातों का हमें निबंध लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। और मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूंगा कि यह केवल परीक्षा कक्ष के अंदर तय नहीं होता है। हम पहले से जब हम अभ्यास करते हैं तब हमें अच्छा निबंध लिखने का गुण आ जाता है। अब हम बात करेंगे निबंध को कितने भागों में विभाजित करके लिखा जा सकता है। अभी हम जिन बिंदुओं की चर्चा की हमने, उसमें पैराग्राफ की बात की थी। तो ये जो पैराग्राफ बदलना है वही निबंध के भाग है, लेकिन उन पैराग्राफ में क्या रखना चाहिए वो निबंध के भागों में हम चर्चा करेंगे। तो निबंध का पहला भाग है शीर्षक। शीर्षक आकर्षक और संक्षिप्त होना चाहिए। ये शीर्षक वाला मुद्दा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि आप शीर्षक तय नहीं करते हैं परीक्षा, परंतु जब आप अपने लिए निबंध लिख रहे हैं, अर्थात किसी मैगजीन में, पत्रिका में लिखने दे रहे हैं, आप किसी समाचार पत्र के लिख रहे हैं, अपनी एक निबंध की पुस्तक लिख रहे हैं, उसमें आप शीर्षक लिख सकते हैं, अपना शीर्षक चुन सकते हैं। इसलिए शीर्षक चुनते समय संक्षिप्तता का बहुत ध्यान रखा जाता है। लंबे शीर्षक अच्छे नहीं माने जाते हैं। परंतु इस विषय पे मैं बहुत चर्चा इसलिए नहीं करूंगा विस्तार से, क्योंकि आपको शीर्षक चुनने की स्वतंत्रता परीक्षा में नहीं है। जो दिए गए 4 शीर्षक है उन्हीं में से ही एक चुनना होता है, आप अपना शीर्षक खुद नहीं बना सकते। तो शीर्षक के बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हमें उस निबंध का पहला पैराग्राफ लिखना होता है, और उस पैराग्राफ को प्रस्तावना या भूमिका कहते हैं। इसमें प्रस्तावना हेडिंग डाल करके ही लिखा जा सकता है, या बिना हेडिंग के भी केवल शीर्षक हेडिंग डाल के शुरू कर दे पहला पैराग्राफ, तो वो प्रस्तावना ही माना जाता है, यानी पहला पैराग्राफ प्रस्तावना माना जाता है। प्रस्तावना शब्द का अर्थ होता है विषय को प्रस्तुत करने की शुरुआत, अर्थात आप विषय प्रवर्तन करते हैं, विषय शुरुआत करते हैं। निश्चित रूप से जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो उसमें बहुत सदे शब्दों का प्रयोग होता है और परिचय की बात ज्यादा होती है, जानकारी की बात कम होती है। जो हमारा विषय है उसका हम परिचय देते हैं, उसकी विस्तार जानकारी विभिन्न बिंदुओं पर हम प्रस्तावना में नहीं देते। इसलिए प्रस्तावना हमेशा संक्षिप्त होनी चाहिए और कम शब्दों में विषय का खाका दिखाने वाली होनी चाहिए। इस विषय पे अभी मैं और विस्तार से बात करूंगा जब मैं आपको एक निबंध की प्रस्तावना दिखाऊंगा। फिर आता है मुख्य विषय, जिसमें आप विभिन्न विषयों पर, उस विषय के, जिस विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं उसके विभिन्न बिंदुओं पर आप चर्चा करते हैं और उस चर्चा को विभिन्न भागों में आप बांट लेते हैं। उसको का खा गा आ बा सा नाम भी दे सकते हैं और आ के आगे आप हेडिंग भी दे सकते हैं या पैराग्राफ केवल चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने बात है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके विषय में कितने बिंदु बन रहे हैं, कितने पैराग्राफ बना रहे हैं। अगर आप पहले से तय नहीं करके रखेंगे तो जब आप लिखने चलेंगे तो विचार बहुत तरीके से आते हैं, विभिन्न बिंदुओं पर एक साथ विचार आते हैं, तो क्रमबद्धता टूटेगी, भाषा की कसावट का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा।
तो मैं इस विषय पर बहुत आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि किसी भी विषय के 3, 4, 5, 6 भी बिंदु हो सकते हैं, छोटे-छोटे, या 3 बिंदु थोड़े लंबे-लंबे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पहले से तय होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि पहले पैराग्राफ या पहली हेडिंग, प्रस्तावना के बाद वाली पहली हेडिंग में आप क्या बिंदु डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक पर बात करेंगे, उस विषय से संबंधित जो विषय है जिस पर आप निबंध लिख रहे हैं उसका क्या उपविषय है। जैसे अभी हमने चर्चा की थी ग्रामीण जीवन की, तो पहला विषय बिंदु प्रस्तावना के बाद आपका क्या होगा? ग्रामीण जीवन की सौंदर्य, ग्रामीण जीवन की प्राकृतिक शैली, नैसर्गिकता। अगर आप प्रदूषण पर बात कर रहे हैं तो पहला विषय क्या होगा? प्रदूषण का विस्तार, कि प्रदूषण हर जगह है, शहर में तो है ही, गांव में भी है, जंगल में भी है, समुद्र में भी है, नदी में भी है। तो पहला टॉपिक क्या होगा आपका? प्रदूषण का विस्तार। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रदूषण के प्रकार। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रदूषण के कारक। चौथा क्या? ऐसे चलता जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँ कि पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक क्या रखेंगे और उस टॉपिक में क्या लिखेंगे। उस हिसाब से आपके पैराग्राफ बनेंगे और पैराग्राफ में उस हिसाब से वाक्य रखे जाएंगे। इसे ही कंपोजिशन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में निबंध का संयोजन कहते हैं। ठीक है, आगे इस पर और चर्चा करेंगे। और अंतिम टॉपिक होता है उपसंहार। उपसंहार में आप गुण, दोष और सुझाव इत्यादि देते हैं। यह भी एक तरह से प्रस्तावना का ही विस्तार होता है। उपसंहार, आप जितनी विषय वस्तु आपने तीसरे वाले हेडिंग के अंतर्गत और उसके अंतर्गत सब हेडिंग आपने आबासा लिखी, विभिन्न हेडिंग्स डाली, उसके सारे गुण दोषों का विवेचन आप उपसंहार में करते हैं और इस प्रकार से आपका बढ़िया निबंध कंपोज हो जाता है, संयोजन हो जाता है और एक अच्छा निबंध बनता है। पुनः मैं इसको दोहराना चाहूंगा, शीर्षक, प्रस्तावना, मुख्य विषय, उपसंहार। ये जो मैं 4 बिंदु आपको बता रहा हूं, इसे ही निबंध की भाषा में रूपरेखा कहते हैं, आउटलाइन अंग्रेजी में इसे कहते हैं। ये हमेशा परीक्षा में एक रफ जगह पे कोने में पहले बना लेनी चाहिए, क्योंकि सीधे लिखते रहने में वो खतरा है जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की कि आपके वाक्यों में तारतम्यता नहीं बनेगी, नए नए विचार दिमाग में आते रहेंगे और वो सब आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो पहले आप एक प्रस्तावना का, रूपरेखा का आप एक आउटलाइन बना लीजिए, बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में, कि आपको क्या क्या हेडिंग्स लिखनी है। बहुत रफ में एक हेडिंग्स बना लीजिए। पहले तो आप चुनेंगे, 4 आपको विकल्प दिए होंगे, उस 4 में आप एक विकल्प चुनेंगे कि क्या आपको मुख्य विषय रखने हैं, और उस विकल्प के बाद आप अपने मुख्य विषयों को, हेडिंग्स को आप रफ पेपर में, क्वेश्चन आंसर शीट में ही कहीं लिख लेंगे, ताकि आपके सामने एक रूपरेखा स्पष्ट हो निबंध की कि आप किन किन विषयों पर, किन किन टॉपिक्स पे लिखेंगे। पहला टॉपिक आपका क्या होगा, दूसरा टॉपिक आपका क्या होगा। इस तरीके से आप अगर लिखते हैं तो आपको अच्छा निबंध लिखने में बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। यह तो एक प्रमुख बात है निबंध कि निबंध को किन किन भागों में हम अपनी जानकारी को, जो जानकारी हम निबंध में देना चाहते हैं, उनको हम किन किन भागों में विभाजित करेंगे। 2-3 विषय यहाँ पर मैं और चर्चा करूंगा, इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा निबंध कि इन्हीं टॉपिक्स को कैसे लिखते इस पर बताऊंगा। वो 2-3 बिंदु क्या है? पहला, भाषा की सजगता। निबंध में भाषा की सजगता बहुत होनी चाहिए। मैं निबंध के बारे में आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि निबंध सबसे कठिन विधा मानी जाती है और सबसे ज्यादा लिखा जाता है। दरअसल निबंध के बारे में ये एक भ्रम है कि कुछ भी जानकारी दे देना निबंध होता है। कोई भी पैराग्राफ जिसमें किसी सर्टेन टॉपिक पर, एक निश्चित विषय पर जानकारी दी गई है, वो निबंध होता है नहीं। निबंध एक कठिन विधा, अभ्यास से आती है। तो सवाल है कि क्यों है कठिन विधा? निबंध के बारे में कहा जाता है कि यह गद्य में
निबंध के बारे में एक बहुत अच्छी सूक्ति है, बल्कि संस्कृत में एक सूक्ति है कि गद्य कविनाम निक्सह भवति। इसका मतलब कवियों की कसौटी है गद्य, यानी जो अच्छा गद्य लिख सकता है वो अच्छा कवि हो। इसी बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छी बात कहते हैं निबंध के बारे में कि अगर गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या मतलब हुआ इसका कि कविता वह अच्छी लिख सकता है जो अच्छा गद्य लिख सकता है, और अच्छा गद्य वह लिख सकता है जो अच्छा निबंध लिख सकता है। इसलिए निबंध एक कठिन कला है जिसपे धीरे धीरे महारत हासिल होती है। किसी विषय पे जानकारी होना निबंध का प्राथमिक गुण है, लेकिन केवल जानकारी होने और उसको प्रस्तुत कर देने से निबंध नहीं बनता है, बल्कि हमें निबंध को निबंध की तरह लिखने के लिए उन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए जिसकी चर्चा हमने की, उन गुणों पर ध्यान देना चाहिए जो एक अच्छे निबंध के गुण होते हैं, जिस पर अभी हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। अब हम और विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या गुण जो अभी बताए गए वो कैसे निबंध के अंतर्गत आएंगे। पुनः हम देखते हैं कि निबंध के क्या क्या गुण हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने पहले चर्चा की थी पहला क्या लिखना है हमें, प्रस्तावना। हेडिंग डाल के प्रस्तावना लिख सकते हैं, बिना हेडिंग के ही हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा निबंध है ग्रामीण जीवन, तो सबसे पहले आपने लिखा शीर्षक ग्रामीण जीवन और एक पैराग्राफ शुरू किया, और उस पैराग्राफ के बारे में आप पहले से सोच लेंगे कि हमें केवल इतनी जानकारी प्रस्तावना में देनी है ताकि बाकी विषयों के लिए चर्चा करने के लिए बिंदु बचे रहे। नहीं तो सब कुछ प्रस्तावना में लिख देंगे तो फिर आगे के निबंध में बातों का दोहराव होगा और दोहराती हुई चीज कभी भी आकर्षक नहीं लगती है। तो हम सबसे पहले ग्रामीण जीवन पर लिखे जाने वाले निबंध की प्रस्तावना आपके समक्ष रख रहे हैं। 3 लाइन 3 वाक्य की प्रस्तावना है, 4 से 5 वाक्य में खत्म हो जाता है। आज भी भारत की 70% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ गांवों की प्रधानता होना स्वाभाविक है। गांधी जी कहा करते थे, हिंदुस्तान शहरों में नहीं गांवों में बसता है। वास्तव में गांव भारतवर्ष की आत्मा है। भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास गांवों में ही हुआ है। अब ये 3 वाक्य की प्रस्तावना हमें हमारे विषय का एक आउटलाइन देती है, एक विषय का एक शीर्षक बना के दे देती है, विषय का एक संक्षिप्त वर्णन दे देती है कि गांवों के बारे में, ग्रामीण विषयों के बारे में चर्चा करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। अपने आप में यह प्रस्तावना पूर्ण है। अब आप अगला पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं। वैसे एक प्रस्तावना को अच्छा बनाने के लिए कई बार हम कवि की पंक्तियों का भी उल्लेख करते हैं। अगर याद है तो आवश्यक नहीं है, अच्छा बनाने के लिए हम एक कोई सुंदर सा कोटेशन भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कविवर सुंदर प्रसाद सुमित्रानंदन पंत जी की एक कविता डाली है, बहुत छोटी सी। ग्राम भारत माता ग्राम वासिनी, हरती जन मन भय भाव तम भ्रम, जग जीवन विकास, जग जननी जीवन विकास। तो बहुत छोटी सी कविता, अगर याद आ जाए तो लिख दें। नहीं याद आती है आपको ग्रामीण जीवन पे कोई कविता या कोई सूक्ति या कोई उदाहरण, तो कोई जरूरी नहीं। हाँ, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस तरह के उदाहरण, इस तरह की कविताएं, या जैसा इससे ऊपर मैंने गांधी जी का भी एक उदाहरण दिया है, ये सारी कला बहुत अधिक पढ़ने से और निबंध का अभ्यास करने से आती है। अर्थात स्वाध्याय तो हर तरह के प्रश्नों का हल करने का आवश्यक शर्त है। इसलिए इस पर तो कोई बातचीत बहस हो ही नहीं सकती कि जो जितना स्वाध्याय करेगा, जो जितना पहले से तैयारी करेगा, उतने अच्छे प्रश्नों को हल कर सकेगा। उसी की भाषा अच्छी होगी, उसी के निबंध अच्छे होंगे। तो ये सब जो कोटेशन वगैरह होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा निबंध पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा विषय वस्तुओं पढ़ें, पुस्तकों को पढ़ें, तो धीरे धीरे याद हो जाते हैं। और समय मिलने पर जैसे ही टॉपिक आता है तो उससे संबंधित हमें कोटेशंस या कविताएं याद आने लगती। कोटेशन से मेरा तात्पर्य सूक्तियां याद आनी चाहिए आती है कि किसी विद्वान ने इस टॉपिक पर, इस विषय पर क्या लिखा है। अगर वो याद आ जाता है तो उसको डबल इन्वर्ट कॉमा में
लिख दें, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है गांधी जी का, या कोई कविता याद आ जाती है तो आप लिख सकते हैं। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि आप पहले से स्वाध्याय में रत रहें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान काफी समय मिल रहा है हमें विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन करने का, और परीक्षा भी नहीं होनी है, तो हम इस समय का उपयोग स्वाध्याय में करेंगे तो हमें बहुत सारे सूक्तियां इत्यादि याद आ जाएंगी और विभिन्न विषयों पर जानकारी भी याद आ जाएगी। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि सूक्तियां और जानकारियां हमें पहले से हमारे पास होनी चाहिए और उसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अर्थात परीक्षा कक्ष में 5 टॉपिक दिए हैं, 5 विकल्प दिए हैं और आपको उनमें से एक में निबंध लिखना है। उसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई पहले से निश्चित विषय नहीं है, तो तुरंत हम 5 में से एक विषय पर इतना सुंदर निबंध कैसे लिख सकते हैं? हो सकता है हमें उनमें से किसी एक विषय पर भी कोई जानकारी ना हो। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो अच्छा निबंध नहीं लिखा जा पाएगा। इसलिए स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, विभिन्न विषयों पर, टॉपिक्स पर, ज्यादातर करंट अफेयर्स पर जो आजकल घटनाएं घट रही हैं उस पर ही प्राश्निक प्रश्न देते हैं। प्राश्निक अर्थात पेपर सेटर, जो पेपर सेट करते हैं, प्रश्न लिखते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं विषयों पर निबंध देते हैं जो आसपास घटनाएं घट रही हैं। तो हमें स्वाध्याय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमने जैसा कि चर्चा की अच्छे निबंध कैसे लिखें, इस पर हमारी चर्चा हो रही है, तो एक चीज और है, एक छोटी सी कॉपी या डायरी बना के रखें जिसमें इस तरह की सूक्तियां और छोटी छोटी कविताएं, 2-2 पंक्तियों के दोहे या 3-4 पंक्तियों की कविताएं आपको अच्छी लगती है, उन्हें नोट कर लें। पता नहीं कब कौन सी पंक्ति आपको किस निबंध में सटीक बैठने को मिल जाए। ये निबंध के लिए भी जरूरी है और ये आपके विभिन्न विषयों, और जरूरी नहीं कि हिंदी में हिंदी की ही सूक्तियां लिखी जाए, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, आप बाकी अपनी विषय अंग्रेजी माध्यम में लिखते हैं तो आप अंग्रेजी की कविताएं, अंग्रेजी की सूक्तियां लिख सकते हैं। उदाहरण के आज हम ग्रामीण जीवन पर एक निबंध लिखने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या ग्रामीण जीवन पर आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, अगर आप जियोग्राफी यानी भूगोल पढ़ते हैं, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, तो आप उससे संबंधित जो महान इतिहासकारों ने, भूगोलवेत्ताओं ने, राजनीतिक चिंतकों ने भारत के बारे में, भारत की ग्रामीण सभ्यता के बारे में जो कहा है, लिखा है, उसको कोटेशन के रूप में याद भी करते हैं आप अपने विभिन्न विषयों की तैयारी करने के लिए, तो उसे आप हिंदी में भी प्रयोग कर सकते हैं, भले ही वो अंग्रेजी में लिखी। अगर आप अंग्रेजी माध्यम में देते हैं, परीक्षा देते हैं, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो भी ये कहीं नहीं लिखा है और ये कोई बंधन नहीं है कि आप हिंदी माध्यम में लिखी गई किसी भी इतिहास की, भूगोल की, राजनीति विज्ञान की किसी सूक्ति का उपयोग हिंदी भाषा के निबंध में नहीं कर सकते। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका विषय इतिहास है, 12th में इतिहास और हिंदी है, आपने इतिहास में पढ़ा है कोई ऐसा इतिहासकार का कोटेशन जो भारत की ग्रामीण व्यवस्था के बारे में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में कुछ कहता है, उसे आपने याद कर रखा है, अपनी डायरी में लिखा है या अपने नोट्स में लिखा है किसी क्वेश्चन के आंसर के संदर्भ में, तो आप उसको, वो याद आता है तो आप उसको प्रस्तावना में रख सकते हैं और नीचे उस इतिहासकार का नाम लिख सकते हैं। कहने का आशय ये कि ज्ञान का कोई इस तरह से कंपार्टमेंट, डिब्बा नहीं होता है कि इतिहासकार की कही गई बात हिंदी की उत्तर पुस्तिका में हम कैसे लिखें, ऐसा कोई कंपार्टमेंट नहीं है, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका वाइस वर्सा यानी उल्टा भी सही है कि किसी साहित्यकार का लिखा गया कोई वाक्य, कोई कविता आप अपने इतिहास के, भूगोल के, राजनीति शास्त्र के किसी उत्तर में प्रयोग कर सकते हैं। ये बताता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो परीक्षक खुश भी होता है। ये बताता है कि आपका स्वाध्याय भी है विभिन्न विषयों का और आपके अंदर विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ने की, अपने ज्ञान को समेकित करने की क्षमता है कि आप इतिहास विषय में लिखी गई जानकारी को बहुत सुंदर तरीके से हिंदी विषय में प्रयोग करते हैं, या हिंदी साहित्य पढ़ने में मिले गए किसी वाक्य को, सुंदर वाक्य को, सूक्ति को, दोहे को इतिहास के विषय में प्रयोग करते हैं, तो आपके इतिहास का परीक्षक भी खुश होता है। पर इसकी एक सीमा है कि बहुत कम होना चाहिए, पूरे एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 1 या 2 बार ऐसा करने
करना चाहिए, नहीं तो फिर विषय में भटकाव आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे निबंध में आप कविताएं ही लिखते रहे तो निबंध कहाँ से बनेगा, फिर तो कविता ही कविता होती रहेगी। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि हम इस बात को बहुत अच्छे से देखें कि हमारे जो कोटेशन है वो बहुत ज्यादा ना। कोटेशन याद करने की शिक्षक बहुत रिकमेंडेशन करते हैं, बहुत बल देते हैं विद्यार्थी उस कोटेशन याद कर ले। तो कुछ विद्यार्थी इतने कोटेशन याद कर लेते हैं कि पूरे कोटेशन ही लिखते जाते हैं, ये भी गलत है। ये अक्सर देखने में आता है कि कोटेशनों की भरमार हो जाती है, तो परीक्षक को लगता है कि इसने केवल दूसरों की बातें लिखी हैं, याद करके रट करके कोटेशंस लिख दिए हैं, कविताएं लिख दी हैं, हर जगह डबल इंटेड कॉमा, इसका अपना विचार कहाँ है। और जब आपका अपना विचार नहीं तो फिर निबंध नहीं होगा, क्योंकि निबंध में वैयक्तिक शैली, निजीपन, अपनत्व तो होना चाहिए। आपकी अपनी शैली कैसे आएगी जब अपने बारे अपने विचार आप लिख ही नहीं रहे, आप तो कोटेशन पे कोटेशन लिखे जा रहे हैं। तो ये 2-3 बिंदु है जिस पर मैं बार बार आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ कि कोटेशन अच्छी चीज होती है, याद रखने चाहिए, और 1-2 मैक्सिमम 3, अधिकतम 3 कोटेशन, 3 उद्धरण से ज्यादा नहीं लिखे जाने चाहिए 1-2 पेज के या 1.5 पेज के निबंध। इससे ज्यादा समय भी नहीं होता आपके पास कि आप 2 पेज से ज्यादा का निबंध लिखें। इसलिए कोटेशन होना अच्छी बात है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए। अब मैं वापस आता हूँ अपने प्रस्तावना वाले विषय में कि निबंध की अच्छी प्रस्तावना आप कैसे लिखेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने चर्चा की कि प्रस्तावना बहुत संक्षेप में होनी चाहिए और उसमें एक कोटेशन की जगह अगला पॉइंट था हमारा प्रस्तावना के बाद विषय वस्तु। अब हम उस पर बातचीत करते हैं। विषय वस्तु क्या है कि विषय वस्तु में हमने चर्चा की थी कि उसमें आप आ ब स बहुत सारे विषय लिख सकते हैं। आ ब स का मतलब बिल्कुल नहीं कि आ लिखे, पैराग्राफ नंबर आ, पैराग्राफ नंबर बा, पैराग्राफ नंबर सा, नहीं, आपको हेडिंग्स दे। और पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि हेडिंग आप पहले बना ले रफ में, ताकि आपका जो विषय पे जो आपकी सोच है, जो जानकारी है, वो एक दूसरे में उलझ ना जाए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ग्रामीण जीवन पर निबंध लिखने के दूसरे पॉइंट यानी विषय वस्तु वाले पॉइंट में 4 पैराग्राफ बनाने के लिए आपको हेडिंग्स आपके सामने रखी। ग्रामीण वातावरण या गांव का प्राकृतिक सौंदर्य एक हेडिंग हो सकती है, दूसरा स्वस्थ जीवन शैली, तीसरा गांव की सरलता एवं सामाजिकता, गांव के लोग सामाजिक बहुत होते हैं, और चौथा गांव की वर्तमान स्थिति। ये 4 हेडिंग हमने आपको प्रपोज की है, आपको बताई है, आपको एक उदाहरण के रूप में बताइए, आप इसको बदल सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के सोचने का तरीका अलग होता है, निबंध वैयक्तिक होता है, तो हेडिंग भी अलग अलग बन जाएगी। उसमें कोई ये नहीं है कि ग्रामीण जीवन पर अगर निबंध आता है तो यही हेडिंग बनेगी, आप इसको बदल भी सकते हैं, इनकी भाषा बदल सकते हैं, टॉपिक्स बदल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका एक हेडिंग एक विषय वस्तु को, एक पॉइंट को पूरी तरह बताता हो और वो दूसरे के साथ उलझे नहीं। ऐसा ना हो कि आप हेडिंग तो बना रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं दूसरा कि स्वस्थ जीवन शैली के बारे में हेडिंग लिख रहे हैं, और आप चर्चा कर रहे हैं गांवों की सरलता एवं सामाजिकता की या गांव के प्राकृतिक सौंदर्य की। नहीं, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है कि हम जिस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर अपने आप को केंद्रित रखें। इसी को शुरू में हमने कहा था, कसी हुई भाषा और विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। याद आ रहा आपको जब हम इस लेक्चर को हमने शुरू किया था, जिस पर 2 मिनट चर्चा की थी और कहा था कि आगे भी ये बार बार आएगा। तो यही बात है कि जब हम जिस हेडिंग पर चर्चा कर रहे हैं, हम अपना ध्यान उसी पर रखें और फिर पैराग्राफ चेंज करके नई हेडिंग डालें और फिर हम उस पर ही चर्चा करें। इसी को कहते हैं विषय का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। अगर ये नहीं है तो फिर ये निबंध नहीं है, बल्कि फिर तो वो लेख भी अच्छा नहीं, फिर तो वो उलझी हुई कहानी बन जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और इसी सब में अंक करते हैं। कई बार विद्यार्थी हमसे शिकायत करते हैं कि सर हमने तो 2 पेज का लिखा था और हमें 8 में से आपने 4 नंबर दिए, और उस बच्चे ने 1.5 पेज का लिखा, उसको 8 में से 7 नंबर दिए। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि ऐसी गलती ना करें,
कि आप कुछ भी लिखते, जो भी दिमाग में विचार आते गए आप लिखते चले गए, और वह विचार आपके विषय निश्चित रूप से उस विषय वस्तु से ही संबंधित है, उस टॉपिक से संबंधित जिस पर आप निबंध लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण जीवन, लेकिन आपने क्या किया कि 2 पंक्तियां प्राकृतिक सौंदर्य पर लिखी, फिर उसी पैराग्राफ में 3 पंक्तियां सरलता पर लिख दी, फिर अगला पैराग्राफ चेंज किया और फिर प्राकृतिक सौंदर्य पे लिख दिया, फिर आपने जीवन शैली पर लिख दिया और इसके बाद फिर अगला पैराग्राफ चेंज किया। अर्थात ये सारे हेडिंग्स एक दूसरे पैराग्राफ में मिक्स करते चले गए, एक अच्छा निबंध नहीं बनेगा। और यह गलती अक्सर विद्यार्थी करते हैं, और वही विद्यार्थी करते हैं, मैं इस बात पर पुनः आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, वही विद्यार्थी करते हैं जो घर में लिख करके उत्तरों का अभ्यास नहीं करते। वो सिर्फ याद करते हैं तो उनके पास जानकारी तो होती है, और उस जानकारी को जब वो क्रमबद्ध तरीके से लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं तो परीक्षा में ये गलतियां करते हैं। दूसरा, स्वाध्याय की कमी वाले भी ये गलती करते हैं। जो विद्यार्थी स्वाध्याय नहीं करते हैं, उनके पास क्योंकि जानकारी नहीं होती है, तो वो फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि ये फॉर्मेट है, निबंध में कम से कम 5 पैराग्राफ होने चाहिए, एक में तो प्रस्तावना होनी चाहिए, बाकी 2-3 पैराग्राफ और होने चाहिए और अंत में उपसंहार होनी चाहिए। लेकिन जानकारी तो है नहीं उस टॉपिक पर, तो करेंगे क्या? पैराग्राफ बना देंगे या हेडिंग्स भी बना देंगे, और एक ही बात को अलग अलग हेडिंग्स में लिखते रहेंगे और उलझाते रहेंगे, एक ही बात को घूम घूम कर वही बात कहेंगे और सोचेंगे कि हम 2 पेज लिख देंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। परीक्षक को मूर्ख समझने की गलती ना करें। वो समझ जाता है कि विद्यार्थी को जानकारी कम है और वह केवल पेज भर रहा है, तो ये गलती तो बिल्कुल ना करें। और दूसरी, कई बार जानकारी होती है उन बच्चों को, ये भी परीक्षक को पता चल जाता है कि इस बच्चे को जानकारी तो है, लेकिन इसने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से अपनी जानकारी को नहीं रखा है, अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा है। अर्थात इसने अध्ययन तो अच्छा किया लेकिन घर में अभ्यास नहीं किया है निबंध लिखने का। अच्छा निबंध किसे कहते हैं इसको जानकारी नहीं है, इसलिए इस निबंध में यह जानकारी दे तो पा रहा है लेकिन वह क्रमबद्ध नहीं है, इसलिए भी इसके अंक कटने चाहिए। ऐसा परीक्षक के मन में विचार आता है, जैसे 8 में से 5 में से कुछ अंक आपके काट लेता है, बावजूद इसके कि आपने अच्छी जानकारी उसमें दी हुई होती है, लेकिन विशृंखल होता है। विशृंखल मतलब श्रृंखलाबद्ध ना होना, तारतम्यता ना होना, सीक्वेंस ना होना, ये सब जब नहीं होती है तब आपके अंक कटते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप पहला एक पैराग्राफ बनाएंगे जो प्रस्तावना का होगा, उसको हेडिंग प्रस्तावना लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा पैराग्राफ आपका मुख्य विषय वस्तु होती है, जिसमें आप अलग अलग हेडिंग्स डालते हैं और जिसपे आप विभिन्न विषयों की चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं अगली पर हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो जैसे ग्रामीण वातावरण है, प्राकृतिक सौंदर्य है, इस पर आप क्या लिख सकते हैं? इस पर हम लिख सकते हैं कि गांव का वातावरण प्रदूषण मुक्त होता है, यह प्रकृति के निकट होता है और प्रकृति से ही अपने उपभोग की चीजें लेता है, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य भी मिलता है और स्वच्छ वातावरण होता है। ओके, ये 3 वाक्य में आपका एक पैराग्राफ और खत्म। चलो, दूसरा पैराग्राफ खत्म, पहला प्रस्तावना का और दूसरा पहला टॉपिक हुआ ग्रामीण वातावरण का हेडिंग है या प्राकृतिक सौंदर्य है गाँव का, जो भी आप लिखना चाहें। अब हम आते हैं दूसरे हेडिंग पर या तीसरे पैराग्राफ पर। याद रखिएगा, पहला पैराग्राफ तो प्रस्तावना होगा, तो दूसरी हेडिंग क्या होगी? आपका तीसरा पैराग्राफ होगा। तो 2 पैराग्राफ आपने लिख दिया और आपका निबंध एक अच्छा सा शुरुआत होगी। अब आप गांव के फायदे बता रहे हैं, तो दूसरा फायदा गांव का क्या है? स्वस्थ जीवन शैली होती है गांव। आज जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल, आजकल शहर के लोग इसकी चर्चा बहुत करते हैं। क्यों करते हैं शहर के लोग इसकी चर्चा? क्योंकि सच में उनके पास ये नहीं है। तो आप उसमें बताते हैं कि गांव के लोगों की जीवन शैली स्वस्थ होती है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होते हैं। वो हेल्थ सेंटर, फिटनेस सेंटर, जिम जाने की जरूरत नहीं होती। तो उस पर आप चर्चा करेंगे कि गांव की जीवन शैली स्वस्थ होती है, उनका जो रोजगार है, कृषि या अन्य कार्य, पशुपालन, वह अपने आप में मेहनत वाला है, शारीरिक परिश्रम वाला है और सुबह जल्दी उठ के करने वाला है। और सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सो जाना और दिन भर शारीरिक मेहनत करना अपने आप में स्वस्थ जीवन शैली के गुण हैं। इसलिए गांव के लोग स्वाभाविक रूप से
स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, उसके लिए उन्हें किसी फिटनेस एक्सपर्ट, टाइम टेबल या फिटनेस सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती है और वातावरण में शुद्ध प्राकृतिक वायु लेते हैं, शुद्ध वायु लेते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं, तो वह अपने आप में स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान प्रकृति से ही ली गई चीजों द्वारा अपने जीवन का यापन करने में होता है। इसलिए वो बहुत हद तक आत्मनिर्भर होते हैं, इसलिए वो तनाव मुक्त रहते हैं। इसलिए तनाव की वजह से होने वाली बीमारियां उन्हें नहीं लगती है। वे मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत द्वारा अपने जीवन की जरूरतों को गांव से ही पूरी कर लेते हैं, प्रकृति से ही पूरी कर लेते हैं, इसलिए तनाव मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ये 3-4 बातें आप बताते हैं और आपने छोटा सा पैराग्राफ तैयार किया था और आप लगभग अपना आधा निबंध पूरा कर चुके होते हैं। 2-3 छोटी बातें और लिख दिया अलग अलग पैराग्राफ्स में, तो आपका निबंध एकदम सुंदर बन जाएगा। जैसे एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, गांव के सामाजिक वातावरण पर कि सरलता होता है, सरल सामाजिक वातावरण या उनमें सामाजिकता होती है। शहरों में तनाव का एक कारण एकाकीपन भी है। शहरों में लोगों के पास या तो समय नहीं होता और लोगों की प्रवृत्ति भी नहीं होती है कि वे एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे के सुख दुख को जाने, इसलिए वे तनाव युक्त जीवन जीते हैं और इस वजह से अक्सर